ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का तीसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने 1857 में हुए रिवोल्ट के कॉजेज के बारे में जाना था। हालांकि इसका तत्कालीन कारण यह था कि आर्मी रेजिमेंट्स में सैन्य अभ्यास के लिए, सैन्य प्रशिक्षण के लिए जो राइफल दिया जा रहा था उसके बारे में यह अफवाह फैल गई थी कि उसके कारतूस पर गाय और चर्बी की लेप चढ़ी हुई है। और इस खबर से हिंदू मुस्लिम दोनों के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंच रही थी। लेकिन यह विद्रोह कोई एक कारण से नहीं हुआ था, इसका बैकग्राउंड काफ़ी पहले से तैयार हो रहा था। ब्रिटिश ने जो पॉलिसीज लाए, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो या फिर राजनीतिक स्तर पर हो, उनके पॉलिसी से समाज के हर वर्ग में असंतोष फैल गया था। अगर हम आर्थिक कारणों की बात करें तो कंपनी के द्वारा जो लैंड रिवेन्यू पॉलिसी लाया गया था, इसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से हाई रेट पे लोन लेना पड़ रहा था और कर्ज न चुकाने पर उनको उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, जिससे उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं रहा। और भी बहुत सारे रीजन्स थे, जैसे पॉलिटिकल रीजन्स में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था, जिसके तहत रूलर्स के एडॉप्टेड सन को उत्तराधिकार नहीं माना जाता, और इसके कारण नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई जैसे रूलर्स में नाराजगी पैदा हो गई थी। इसके बाद सती प्रथा को हटाने और विडो रीमैरिज एक्ट, ये सब एक्ट जो सोशल रिफॉर्म्स के लिए लाया गया, इसको लोग भारतीय समाज और संस्कृति के लिए खतरा समझने लगे थे। लोगों को लगता था कि अंग्रेज उनकी संस्कृति को चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद अगर सैन्य कारण की बात करें तो भारतीय सिपाहियों को कम वेतन मिलता था ब्रिटिश सिपाहियों के कंपैरिजन में। भारतीय सिपाहियों के लिए समुद्र पार जाना लड़ाई के लिए, इसका मतलब अपना धर्म खत्म करना था, इसलिए उन्होंने समुद्र पार जाने से मना कर दिया। इसके बाद एनफील्ड राइफल वाला जो केस आया उसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। तो ये सब रीजन्स थे। अब जानते हैं कंपनी ने इस विद्रोह का सामना कैसे किया। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस रिवोल्ट को कुचलने का डिसाइड किया। इसने इंग्लैंड से और भी फौज मंगवाए, फौज की टुकड़ी मंगवाई और नए नए लॉज पास किए ताकि रेबल्स को, विद्रोहियों को आसानी के साथ सजा दिया जा सके। और उसके बाद जो विद्रोह का मुख्य सेंटर सब था, स्टॉर्म सेंटर्स, वहाँ पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लिया गया। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनको और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून के जेल में भेज दिया गया। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर रंगून जेल में ही मर गए। दिल्ली को अपने कब्जे में कर लेने का मतलब ये नहीं था कि अभी विद्रोह खत्म हो गया था पूरी तरह से। लोग अभी भी विरोध कर रहे थे और ब्रिटिश से लड़ाई लड़ रहे थे। ब्रिटिश को इस विद्रोह को कुचलने में लगभग 2 साल लगा। मार्च 1858 में अंग्रेजों ने लखनऊ पर अपना कब्जा कर लिया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को हराया गया और मार दिया गया। ऐसा ही रानी अवंतीबाई के साथ भी हुआ। खेरी में शुरुआती विजयों के बाद जब ब्रिटिश ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया। तात्या टोपे सेंट्रल इंडिया के जंगलों की तरफ भाग गए और वहां पर ट्राइबल्स और पीजेंट लीडर्स की मदद से गुरिल्ला वार जारी रखा। अप्रैल 1859 में उनको भी पकड़ लिया गया और मार दिया गया। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह अब रेबल फोर्सेस के हार से, विद्रोही ताकतों के हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। ब्रिटिश ने भी लोगों का लॉयल्टी जीतने के लिए
उनका विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने लॉयल लैंड होल्डर्स यानी कि जो वफादार जमींदार थे उनको रिवार्ड देने की घोषणा की और घोषणा किया कि उनका जो उनके लैंड पर ज़मीन पर जो ट्रेडिशनल राइट है वो बना रहेगा। उनसे कहा गया कि अगर वो ब्रिटिश के सामने समर्पण कर देते हैं और उन्होंने किसी भी वाइट पीपल को नहीं मारा है तो वे सुरक्षित रहेंगे और उनकी ज़मीन पर उनका राइट्स और क्लेम्स जो है उनका अधिकार और दावेदारी वो बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब है आफ्टर मैथ। 1859 तक ब्रिटिश ने देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली पॉलिसीज के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। ब्रिटिश के द्वारा जो इम्पोर्टेंट चेंजेज इंट्रोड्यूस किया गया वो नीचे दिया गया है। 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक नया एक्ट पास किया गया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर्स थे उसको ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर को इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे एडवाइस देने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। पहले से जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय का टाइटल दिया गया और इस प्रकार उससे ब्रिटिश क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया गया। इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इन मेजर्स के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया पर रूल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली अपने हाथों में ले लिया। अगला जो चेंज लाया गया वो यह था कि देश के जो रूलिंग चीफ्स थे, सभी रूलिंग चीफ्स यानी कि सभी शासकों को अंग्रेज़ों ने एश्योर किया, भरोसा दिलाया कि उनके टेरिटरी को फ्यूचर में कभी भी कब्जा में नहीं लिया जाएगा। उन्हें अपना किंगडम अपने वंशजों यहाँ तक कि एडॉप्टेड सन को भी सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की क्वीन को अपना सोवरेन पैरामाउंट स्वीकार कर ले, मतलब अपना अधिपति स्वीकार करे, और इस तरह से इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश क्राउन के सबऑर्डिनेट के रूप में शासन चलाने की छूट दी गई। आर्मी में इंडियन सोल्जर्स का प्रोपोर्शन कम करने, अनुपात कम करने और यूरोपियन सोल्जर्स का अनुपात बढ़ाने का फैसला लिया गया और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के सोल्जर्स को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिख और पठान में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुस्लिम्स के लैंड और प्रॉपर्टी को बड़े पैमाने पर जब्त किया गया। उनको सस्पिशन और हॉस्टिलिटी मतलब शक और शत्रुता के नज़र से देखा जाने लगा। ब्रिटिश का मानना था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। ब्रिटिश ने अब डिसाइड किया कि वे इंडिया के लोगों के रिलीजन और सोशल प्रैक्टिसेस का सम्मान करेंगे। लैंडलॉर्ड्स और जमींदार की सुरक्षा के लिए तथा जमीन पर उनका अधिकार बना रहे यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ बनाई गई, पॉलिसीज बनाया गया और इस तरह से 1857 के बाद हिस्ट्री का एक नया फेज शुरू हुआ। इस मैप में रिवोल्ट के मेन 1857 के रिवोल्ट के मेन सेंटर को रेड ट्रायंगल से दिखाया गया है और दूसरे जो सेंटर्स थे उसको ब्लैक ट्रायंगल से दिखाया गया है। मेन सेंटर में मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और फैजाबाद था। ये एक केस स्टडी है जिसमें खुर्दा अपराइजिंग के बारे में दिया गया है, खुर्दा विद्रोह के बारे में दिया गया है। खुर्दा विद्रोह, जिसे पाइका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है,
1817 में उड़ीसा में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक सिविलियन और फोर्स रिवेलियन था। 1803 में उड़ीसा पर ब्रिटिश कब्जे के कारण जो कठोर नीतियां लागू की गई, इससे स्थानीय लोग नाराज हो गए थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि उनकी परंपराएं और गौरव की भावना को गहरी ठेस पहुंची है। इस विद्रोह का नेतृत्व खुर्दा के गजपति राजा की सेना के प्रमुख बक्सी जगबंधु ने किया था। पायका नामक किसान और भी ट्राइब्स के साथ मिलकर, फिर विलेज के जो लीडर्स थे उनके साथ मिलकर, और भी किसानों और जमींदारों के साथ मिलकर विद्रोह में शामिल हो गया। 1817 में यह विद्रोह शुरू हुआ, मार्च 1817 में, और सितंबर 1817 में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सेना भेजी और आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। 1819 तक विद्रोह को प्रभावी ढंग से दबा दिया गया। ये था इस केस स्टडी का मेन पॉइंट, बाकी आप लोग अपना रीड कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम चैप्टर 6 के बारे में जानेंगे।